सभी को शुभ संध्या। मैं पूर्व राजदूत लिया का भी स्वागत करना चाहता हूँ, ये सच में इतिहास बनता हुआ पल है। क्योंकि यूरोप और उत्तरी अमेरिका की कठिन स्थिति पर हमारे पिछले पैनल के विपरीत हम लैटिन अमेरिका में आशा देखते हैं और एक उज्जवल भविष्य। तो चलिए राजदूत एग्रा से शुरू करते हैं। शायद ताज़ा खबर से शुरू करें, जो कि कोलंबिया में राष्ट्रपति चुनाव में इजराइल समर्थक ट्रंप द्वारा समर्थित उम्मीदवार जीत गए हैं। हाँ, मुझे लगा आप कहेंगी कि मेसी ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ भी गोल किया, लेकिन हाँ। और ये भी ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने यरूशलेम में दूतावास खोलने का वादा भी किया है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। तो राजदूत एग्रा, जिस देश का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसकी इजराइल के साथ एक लंबी ऐतिहासिक संबंध है, आप इसे कैसे देखते हैं? आप इस कदम को कैसे देखते हैं, जो लैटिन अमेरिका में दक्षिणपंथी उम्मीदवारों की जीत की एक श्रृंखला में सबसे ताज़ा है? तो बहुत धन्यवाद। मैंने आज एक नक्शा देखा जिसमें लैटिन अमेरिका के वे देश दिखाए गए थे जो दक्षिणपंथी नहीं हैं और अब केवल 4 ही बचे हैं जो वामपंथी हैं। तो लैटिन अमेरिका में चीजें आके ले रही हैं। और जब आप लोग यूरोप के साथ चर्चा कर रहे हैं, दोस्तों, एक खिड़की बंद होती है तो दूसरी खुल जाती है। तो लैटिन अमेरिका आइए। जैसा कि आपने उल्लेख किया, राजदूत फिट्ज, तो ये लैटिन अमेरिका में हमारी ताज़ा जीत है, जिसके बाद चिली, अर्जेंटीना, कोस्टा रिका, जहां आपने सेवा दी, बोलीविया और इक्वाडोर का नाम आता है। सही है। और हांडुरास भी, बिल्कुल। और पेरू। ठीक है। तो ये सूची चलती ही जाती है। और एक और बड़ी खबर ये है कि जेनेसिस फाउंडेशन, जिसमें आप सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, और इज़राइल एलाइज फाउंडेशन अगले हफ्ते अर्जेंटीना में एक ऐतिहासिक सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रपति मिलेई और ब्राज़ील राष्ट्रपति चुनाव के प्रमुख उम्मीदवार भी शामिल होंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता था, आप लैटिन अमेरिका में इसहाक समझौतों के विस्तार को कैसे देखते हैं? ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं कोलंबिया से आई ताज़ा खबर पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आज सुबह मुझे एक सहयोगी का मैसेज मिला जिसमें लिखा था, इस हम यहाँ यरूशलेम न्यूज़ सिंडिकेट में हैं और उन्होंने मुझसे स्पेनिश में कहा कि मैं आपको वादा करता हूँ कि 7 अगस्त को शाम 5 बजे हम इज़राइल से संबंध फिर से शुरू करेंगे। तो ये एक बहुत ही ख़ास तारीख है और वो तारीख नए निर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की तारीख है। तो ये कमाल की बात है। जैसा कि हमने बताया, वे जल्द ही हमारी शाश्वत राजधानी में दूतावास स्थानांतरित करने की घोषणा सुन सकते हैं, जो सचमुच अद्भुत है। मुझे लगता है कि कोलंबिया उन कदमों की श्रृंखला में बस सबसे ताज़ा उदाहरण है, जो हमने पूरे लैटिन अमेरिका में देखे हैं। ये आइज़ैक अकॉर्ड्स का ढांचा है, जिस पर हम अफ़ोरिया में काम कर रहे हैं और जिसकी हमने आकांक्षा की है, ताकि लैटिन अमेरिका इज़राइल को चुने, ना इसलिए क्योंकि उसे कहा गया, ना इसलिए क्योंकि उसे करना चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद चाहता है, क्योंकि वो इज़राइल और लैटिन अमेरिका के बीच साझी समृद्धि, सुरक्षा और आपसी लाभ देखता है। और हम ये सभी स्तरों पर कर रहे हैं, सरकार से सरकार, विधायिका से विधायिका तक। हम इज़राइल एलाइज फाउंडेशन के साथ लैटिन अमेरिका की 11 विधायिकाओं को इस हफ्ते ब्यूनस आयर्स ला रहे हैं, ताकि साझा सिद्धांतों की घोषणा पर हस्ताक्षर हों। ये हम पहले ब्राज़ील में कर चुके हैं। तो ब्राज़ील, जहां आज हमारे पास एक बहुत नकारात्मक कार्यपालिका है, उम्मीद है कि ये अक्टूबर में बदल जाएगी। लेकिन वहां हमारे पास एक बहुत नकारात्मक कार्यपालिका है। हमने वहाँ की विधायिका के साथ काम किया, जहाँ उनके पास अगले 9 महीनों में इज़राइल से संबंध गहराने की योजना है। और इसलिए हम ये पूरे क्षेत्र में करना चाहते हैं और साथ ही इसे लोगों से लोगों के स्तर पर भी करना चाहते हैं। मेरे साथी राजदूत की बात दोहराते हुए, यूरोप में जो निराशावाद है और अफ्रीका की संभावनाएं, असलियत लैटिन अमेरिका है। बहुत अच्छा। और अब लिया, आप मायामी में आधारित हैं, लेकिन आप अमेरिका में लैटिनो समुदाय से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं, जो आबादी का 20% है और अमेरिका का सबसे बड़ा जातीय समूह है।
मैं जानना चाहता हूँ कि आप अमेरिका में लैटिनो लोगों पर इस प्रभाव को कैसे देखती हैं? जैसे उनके अपने देशों में जो हुआ है, उसका उन पर एक स्नोबॉल इफ़ेक्ट पड़ रहा है। बहुत अच्छा सवाल है। मेरा मानना है कि इन नए संबंधों के साथ इज़राइल के यहूदी लोगों को इस समय अच्छी खबरों की ज़रूरत है। और मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि हमारे सामने जो ये नया कूटनीतिक, आर्थिक और तकनीकी अवसर है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। खासकर जब हम यूरोप और यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कुछ भी देख रहे हैं, उसके मद्देनज़र। संयुक्त राज्य अमेरिका में हमें ये समझना होगा कि इजहाक समझौते का प्रभाव केवल कूटनीतिक स्तर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर उससे कहीं आगे तक जाता है, खासकर सूचना युद्ध के क्षेत्र में जो हम देख रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की 20% आबादी लतीनो है और 2050 तक ये आंकड़ा 30% होने का अनुमान है। उनमें बाकी जातीय या नस्लीय समूहों से सबसे कम यहूदी विरोधी भावनाएं हैं। वे डिजिटल और सोशल मीडिया के बड़े उपभोक्ता हैं, इसलिए वे दुष्प्रचार का निशाना बने हैं। और जब ये सब अद्भुत गतिविधियां चल रही हैं, मेरा मतलब है 12 देश फिर से इजरायल के मित्र बन गए हैं। ये वाकई अद्भुत है। और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि 20% हिस्पैनिक्स न सिर्फ अमेरिकी हैं, बल्कि वे लैटिन अमेरिकी भी हैं। और वे लगातार अपने मूल देशों की ओर देखते रहते हैं और अपने देशों की स्थानीय खबरें देखते हैं ताकि जान सकें कि वहाँ राजनीतिक और आर्थिक रूप से क्या हो रहा है, क्योंकि इसका असर उनके परिवारों पर पड़ता है। तो जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमें सिर्फ कूटनीतिक और आर्थिक अवसरों का ही नहीं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि हम 650 मिलियन वैश्विक स्पैनिश बोलने वालों से संवाद कर रहे हैं, ताकि वे जान सकें कि ये अच्छी खबरें हो रही हैं। धन्यवाद। राजदूत एजरा, पनामा विशेष रूप से एकमात्र लैटिन अमेरिकी देश रहा है जिसने कभी भी फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता नहीं दी है। कभी नहीं। कभी नहीं। यहाँ मैं अकेला हूँ। सही है। लेकिन फिलहाल यही पेंच है ना? फिलहाल पनामा अभी भी अपना दूतावास तेल अवीव में ही रखे हुए हैं। सवाल यह है कि क्या आप देखते हैं कि अगर अर्जेंटीना और शायद ब्राज़ील एक अच्छे हालात में अपना दूतावास यरूशलेम में स्थानांतरित कर दें, तो क्या ये बदल सकता है? बतौर राष्ट्रपति मिलई और ब्राज़ील के सीनेटर, जो एक प्रमुख उम्मीदवार हैं, दोनों ने वादा किया है। तो 24 महीने पहले जब मैं अपने राष्ट्रपति होसे राउल मोलिनो से मिला और उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी, तो उन्होंने मुझसे कहा, एजरा, मैं चाहता हूं कि तुम पनामा और इजराइल के बीच संबंधों को मजबूत कर। मैं चाहता हूं कि तुम अपने दूतावास का विस्तार करो, लेकिन कृपया मेरे सामने दूतावास को स्थानांतरित करने की बात मत लाना। हमारे यहाँ यहूदी और अरबों के बीच बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल है और मैं चाहता हूं कि ये ऐसे ही बना रहे। तो अगर आप मुझसे पूछें और संतुलन बनाना हो, एकमात्र देश होना जो फिलिस्तीनी प्राधिकरण को मान्यता नहीं देता, बनाम दूतावास को स्थानांतरित करना। मैं यरूशलेम में रहता हूँ। ये बीच का रास्ता है। ठीक है। फिलहाल हम आपकी यही बात मान लेते हैं। राजदूत फिट्स, एक पूर्व राजदूत के रूप में मैं आपसे ये सवाल पूछ सकता हूँ। अगर आपको अंदाज़ा लगाना हो, तो लैटिन अमेरिका में कौन सा देश अगला होगा जो अपना दूतावास यरूशलेम स्थानांतरित करेगा? कोस्टा रिका की नई राष्ट्रपति लॉरा फर्नांडेज ने दूतावास स्थानांतरित करने की घोषणा की है। कोलंबिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने दूतावास स्थानांतरित करने की बात कही है। तो मैं कहूंगा कि शायद इन दोनों में से कोई एक। मैं अपने इक्वाडोर के दोस्तों को भी प्रेरित करूंगा, जिन्होंने बहुत कुछ किया है। उन्होंने वास्तव में यरूशलेम में एक नवाचार कार्यालय खोला है, जिसे राजनयिक दर्जा प्राप्त है। तो वे आधे रास्ते पर हैं। मैं चाहूंगा कि वे भी दूतावास को स्थानांतरित करें। मुझे लगता है कि अगर बोल्सोनारो जीतते हैं तो उन्होंने पहले ही वादा किया है कि वे भी दूतावास को स्थानांतरित करेंगे। हमने इस क्षेत्र में उन लोगों की बढ़ती संख्या देखी है जो संबंध मजबूत करना चाहते हैं। होंडुरास, ग्वाटेमाला और पराग्वे पहले ही वहां दूतावास खोल चुके हैं। दुनिया के जितने दूतावास यरूशलेम में हैं, उनमें आधे लैटिन अमेरिका से हैं। लोग नहीं समझते कि ये क्षेत्र पहले से मजबूत संबंध रखता है। हमें इन्हें और गहरा करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में ज्यादा दोस्त जरूरी हैं। और लैटिन अमेरिकी लोग, जैसा कि लिया कह रही थीं, इजराइल के साथ सांस्कृतिक, राजनयिक, नवाचार
और व्यापारिक आदान प्रदान के लिए बहुत खुले हैं और वे इसके लाभ भी देखते हैं। कमाल है। लिया, मैं आपसे पूछना चाहता था क्योंकि आपने अपने पिछले जवाब में कहा था कि लैटिनो लोग डिजिटल कंटेंट के सबसे बड़े उपभोक्ता होते हैं और उन सभी चुनौतियों को देखते हुए जिनका इजराइल मीडिया में सामना कर रहा है, खासकर अमेरिका में लैटिनो समुदाय के बीच भी। सिर्फ आस्था आधारित लोगों को छोड़कर जरूरी नहीं कि सभी बड़े समर्थक हों। डिजिटल मीडिया के ज़रिए जिसमें आप बहुत जुड़े हुए हैं, आइज़ैक अकॉर्ड्स के ज़रिए क्या किया जा सकता है ताकि नैरेटिव बदला जा सके? संस्थापक और सीईओ फुएंते फुएंते लतीना के रूप में अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि हिस्पैनिक क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, पत्रकारों और पत्रकारिता के छात्रों में इजराइल आने की रुचि तेजी से बढ़ रही है। 7 अक्टूबर के बाद से फुएंते फुएंते लतीना ने 300 गैर यहूदी हिस्पैनिक पत्रकारों को, जो इवेंजेलिकल नहीं हैं, सफलतापूर्वक इजराइल लाया है। मुझे लगता है ये हमारे हिस्पैनिक समुदाय में सहयोगियों और संभावित सहयोगियों की संख्या को दर्शाता है। अगर आप सिर्फ आंकड़ों को देखें तो हिस्पैनिक लोग अमेरिका इजराइल संबंधों का भविष्य हैं और यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ हमारे सबसे अच्छे संभावित सहयोगी हैं, सिर्फ आंकड़ों के आधार पर। हम ये भी जानते हैं कि इजराइल और यहूदी समुदाय उतना निवेश नहीं कर रहे हैं जितना उन्हें करना चाहिए, आइजैक अकॉर्ड्स के बावजूद, जाहिर है। लेकिन मीडिया और संचार के क्षेत्र में ईरान हिस्पैनिक आबादी से बात कर रहा है, हिजबुल्लाह हिस्पैनिक आबादी से स्पेनिश में बात कर रहा है। कतर के पास अल जजीरा है जो स्पेनिश में वैश्विक हिस्पैनिक दर्शकों से बात कर रहा है। इजराइल और यहूदी लोगों को ज्यादा निवेश करना चाहिए। हमारे पास शानदार कहानियां हैं। इजराइल में बड़ी हिस्पैनिक इजरायली आबादी है, जिनमें कई 7 अक्टूबर के पीड़ित और बचे हैं। हमारे पास साझा करने के लिए कहानियां हैं। अब हमें निवेश और वितरण चैनलों की जरूरत है ताकि हम उन संदेशों और जानकारी को लोगों तक पहुंचा सकें। एडगर, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? तो पिछले साल शब्बात में हमारे एक सम्मेलन के बाद हम जोश और एलेक्स से बात कर रहे थे और हमने देखा कि स्पेनिश में जेएनएस की ज़रूरत है। आज ये हकीकत है। सरिता निदेशक हैं, वो पनामा से हैं और जेएनएस टीवी स्पेनिश पनामा से चलाया जाता है। और साथ ही इस पतझड़ में एल एयरलाइंस ने ब्यूनस आयर्स के लिए पहली बार सीधी उड़ानों की घोषणा की है। नवीनीकृत ब्यूनस आयर्स के लिए उड़ानें फिर से शुरू हुई हैं, तो ये भी एक बात है। अंत में मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं, एक साल बाद जब तीसरा वार्षिक जेएनएस समिट होगा तो लैटिन अमेरिका के संदर्भ में हम कहाँ होंगे? मैं इसे प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आज रात के एक ट्वीट के साथ समाप्त करूंगा। मुझे लगता है ये हमारी प्रगति का प्रतीक है। और उन्होंने कहा, इजराइल के दोस्त जीत रहे हैं कोलंबिया से और इसहाक समझौते को सलाम। इसलिए मुझे लगता है कि हम इसे भविष्य के रूप में देख रहे हैं। आप जानते हैं, इजराइल ने कहा कि 2026 इजराइल के लिए ड्रोम अमेरिका या लैटिन अमेरिका का साल है। मैं मजाक में कहता हूं, तो और कहां जाओगे? हम इसे स्वीकार करेंगे और धारा के साथ बहेंगे। मुझे लगता है सबकी मदद से इस क्षेत्र में और भी सकारात्मक चीजें दिखेंगी। कमाल है। तो मेरी कल एलेक एक्सेल वैनिश, अर्जेंटीना के राजदूत से बातचीत हुई थी और मैंने उनसे पूछा, तो हम इसाक समझौते के साथ कहाँ करें? क्योंकि वे इसके संस्थापक थे और ये उनकी पहल थी। उन्होंने कहा कि इसाक समझौतों में ठोस रूप और सार होना चाहिए और आत्मा है लैटिन अमेरिका को इजराइल से जोड़ना और शरीर है पैसा। सही है। तो वो आईडीबी बैंक के साथ, यहाँ इजराइल के वित्त मंत्रालय के साथ और साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कई पहलों पर काम कर रहे हैं। एक बार हमारे पास पैसा आ जाए तो हम अधिकार पूर्वक लैटिन अमेरिका की सरकारों के पास जा सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि इजराइल यहाँ है, इजराइल ये देने के लिए तैयार है। और फिर हम देखेंगे कि इसहाक समझौते में शामिल होने वाले देशों की संख्या में नाटकीय वृद्धि होगी। कमाल है। लिया, मुझे लगता है कि हम स्पेनिश भाषा की मीडिया में इजराइल से अच्छी और सकारात्मक खबरों में वृद्धि देखेंगे,
जो हम पहले से ही देख रहे हैं। मुझे लगता है कि पर्यटन में बड़ी वृद्धि होगी, जो इज़राइल को 3 वर्षों के युद्ध के बाद ज़रूरी है। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में काम कर रहे अच्छे लोगों की कोशिशों से और ध्यान रहे हमारी संख्या कम है। अगर आप देखें कि दुनिया के किस भौगोलिक क्षेत्र में कौन काम कर रहा है, तो स्पेनिश बोलने वाले क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों और नेताओं की संख्या आप शायद 1 या 2 हाथों की उंगलियों पर गिन सकते हैं। तो जो काम किया जा रहा है वो बेहद रणनीतिक है। ये बहुत प्रभावशाली है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब 13 देश इज़राइल के साथ फिर से दोस्ती करने की ओर बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम आगे और भी अच्छा काम होते हुए देखेंगे। खैर, हमने निश्चित रूप से सबसे अच्छा अंत के लिए बचा कर रखा था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।